ओके। आवाज आ रही है मेरी? जी सर। ओके, एक्चुअली यहाँ बहुत तेज बारिश हो रहा है, कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा था। चलिए, तो इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर किस मिनिस्ट्री के अंदर स्टैब्लिश किया गया? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर। और क्यों स्टैब्लिश किया है? तो ये एक तरीके का प्लेटफॉर्म है जो साइबर क्राइम से फाइट करने के लिए डील करता है इन अ वेरी कोऑर्डिनेटेड एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर। तो दिस इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देखिए, बहुत ज्यादा अभी रिफ्यूजी रिफ्यूजी बहुत ज्यादा देखने को मिला है। तो उसी पे क्वेश्चन है कि किसको बोलते हैं, क्या वो एक वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ आए थे या बिना वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ आए, उनको आप इलीगल माइग्रेंट इमिग्रेंट बोलेंगे? तो इसी पे क्वेश्चन है। चलिए एक बार सबको आंसर करिए, सिर्फ दो तीन लोग आंसर कर रहे हैं। एटलीस्ट एक बार पढ़िए, तो पढ़ के समझ तो आएगा, कुछ तो पता चलेगा कि हाँ क्या बोल रहा है। ये लॉन्ग टर्म वीजा है। एलटीवी का फुल फॉर्म लोन टू वैल्यू रेशियो भी होता है, जो क्वांटिटेटिव टूल्स होता है मॉनेटरी पॉलिसी का। एलटीवी यहाँ पे लॉन्ग टर्म वीजा है। ओके, लेट्स सी। देखिए, इलीगल इमिग्रेंट जो होते हैं ना, इलीगल इमिग्रेंट, इलीगल इमिग्रेंट, वो कोई फॉरेन नेशनल्स जो एक वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हों और अपने स्टे के बियॉन्ड रह रहे हो, या फिर बिना किसी वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ आए हो, दोनों को इलीगल इमिग्रेंट बोला जाएगा। जो बिना किसी वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के बिना आए वो तो इलीगल इमिग्रेंट होंगे ही, लेकिन जो एक वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेके आए इंडिया में, जैसे फॉर 1 मंथ, फॉर 2 मंथ, फॉर 5 मंथ्स ऐसा, और उसके बियॉन्ड अगर वो रह रहे हैं, तो दे विल ऑल्सो बी कंसिडर एज एन इलीगल इमिग्रेंट। तो स्टेटमेंट वन क्या बोल रहा है? फॉरेन नेशनल्स हु एंटर इंडिया ऑन अ वैलिड ट्रैवल डॉक्यूमेंट एंड स्टे बियॉन्ड देयर वैलिडिटी कैन नॉट बी कंसिडर्ड, तो ही कैन बी कंसिडर एज एन इलीगल इमिग्रेंट। तो ये क्या हो गया? ये आपका गलत हो गया, बिकॉज ही कैन बी कंसिडर्ड। क्या सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर है टू आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट फॉरेन नेशनल्स हु आर इन इंडिया इलीगली? सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट के पास ये पावर होता है? तो देखिए, फॉरेन फॉरेनर्स एक्ट है 1946 का, सेक्शन 3 क्लॉज 2। इसमें यह बताया गया था कि सिर्फ इंडियन गवर्नमेंट के पास नहीं होता है, किनके पास पावर होता है? तो स्टेट्स के पास पावर होता है, यूनियन टेरिटरी के पास पावर होता है, और होम मिनिस्ट्री के पास पावर होता है।
तो ओनली द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू आइडेंटिफाई एंड डिपोर्ट फॉरेन नेशनल्स हु आर इंडिया, तो ये भी आपका गलत हो गया। लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स कैन टेक अप प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉयमेंट एंड इनरोल इन एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, तो लॉन्ग टर्म वीजा होल्डर्स जनरली इसीलिए आते ही हैं, तो ये तो आपका करेक्ट ही है 3। तो आपका क्या हो गया आंसर? 3 ओनली, 1 एंड 2 ये सब सब आपका गलत हो गया। सो 3 ओनली इज द करेक्ट आंसर। अब अनलॉफुल कंटेंट का तो डेफिनेशन खुद ही लिख दिया है यहाँ पे, तो बस अब आंसर कर दीजिए इसके बेसिस पे। चलिए अनलॉफुल कंटेंट पूरा लिख ही लीजिए, क्या क्या है। अनलॉफुल कंटेंट क्या होता है? जो जिसके पास ये पावर है कि किसी भी लॉ को जो इन्फोर्स है इंडिया में उसको वायलेट कर सकता है। अब सॉवरेनिटी पे कोई बात आ गई, इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया पे कोई बात आ गई इसके अगेंस्ट, तो अगेंस्ट सॉवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, जस्ट राइट इट डाउन समवेयर। अगेंस्ट डिफेंस ऑफ इंडिया, डिफेंस ऑफ इंडिया, अगेंस्ट सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, अगेंस्ट फ्रेंडली रिलेशन विथ फॉरेन स्टेट्स, फ्रेंडली रिलेशन with foreign states, then child sex, child sex abuse material, disturbing communal harmony, disturbing communal harmony, these all comes under unlawful content. So against security of the states, against friendly relation with foreign states, distributing communal harmony, child sex abuse material. So D 1 2 3 4. So select the correct answer code. So D is the correct answer. तो कल का पेपर आप लोगों ने पढ़ा था, क्या हुआ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का? क्या जीएसटी की परव्यू के अंदर डाला जाएगा? किसी ने पढ़ा था? यस सर, डाला जाएगा। डाला जाएगा? किस पेपर में पढ़ा आपने? न्यूज में देखा।
किसी ने नहीं पढ़ा है यार, 4-5 दिन से ये लगातार न्यूज में है। आप लोग पेपर क्या नहीं। सर आप रिपीट कीजिए, क्या पढ़ा सर? पेट्रोल को क्या जीएसटी के पर्व्यू के अंदर डाला जाएगा, पेट्रोल डीजल वगैरह को? नहीं सर, फिलहाल तो नहीं सर। नो सर सर, आज पहले बोल रहे थे नहीं डाला जाएगा, आज बोल रहे हैं नो डाला सर, वही जाएगा। तो मैं पूछ नहीं रहा नहीं हूँ कि डाला जाएगा सर। नहीं डाला जाएगा। सर जीएसटी सर काउंसिल ने जीएसटी यूनानिमस काउंसिल डिसीजन दिया। मीटिंग सर, जीएसटी मीटिंग हुआ, काउंसिल ने बोला था इंक्लूजन। इंक्लूजन के लिए बोला था, लेकिन कल का न्यूज क्या आया है, जीएसटी काउंसिल ने सर यूनानिमस नॉट डिसीजन नॉट फॉर दिया। इंक्लूजन बोला था। हाँ, नॉट फॉर इंक्लूजन बोला है। रीजन क्या था? इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। इसी पे तो क्वेश्चन है। यस सर। उसमें पेपर में हेडलाइन था इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। तो आप लोग न्यूज चैनल पर न्यूज पढ़ते नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं सब कुछ यहाँ पे कवर करा दूंगा। बट थोड़ा मोड़ा अगर न्यूज पढ़ते हैं तो उससे आपको अच्छा लगेगा जब आप न्यूज को कनेक्ट करते हैं, तो मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगता है। देखिए, बेसिकली ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर क्या होता है? जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? जब इंपोर्ट ड्यूटी फिनिश्ड गुड्स के कंपैरिजन में रॉ मटेरियल्स पे ज्यादा होता है, तो इसका मतलब होता है इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। आप देख रहे हैं, इन्वर्टेड मतलब एकदम बदल दिया गया, पलट दिया गया है। जनरली क्या होना चाहिए, रॉ मटेरियल्स पे कम होना चाहिए। सपोज करिए कि आप टायर्स को इंपोर्ट करा रहे हैं, ठीक है? तो टायर एक फिनिश्ड गुड है, और टायर पे अगर आपको 15% का इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है, इंपोर्ट टैक्स लग रहा है। इंपोर्ट ड्यूटी क्या होता है? एक तरह का इंपोर्ट टैक्स होता है। और टायर किससे बनता है? तो रबर से बनता है। और जब आप रबर का आप इंपोर्ट करा रहे हैं, तो आपको वहाँ पे 20% का इंपोर्ट टैक्स लग रहा है, इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है। तो जब रॉ मटेरियल्स पे ज़्यादा लगता है रादर देन द फिनिश्ड गुड्स, तो दिस इज नोन एज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर। अब आप ये बताएं, इतना तो आपको पता चल गया। अब इस नॉलेज से आप इस तीनों का आंसर कर सकते हैं। चलिए, अब लॉजिक अप्लाई करिए और सोचिए कि क्या होगा आंसर। तो क्वेश्चन स्क्रॉल डाउन कीजिए। ये सर बी हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं। किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का बात हो रहा है, तो जब कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनता है तो क्या होता है? रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है। ये क्या बोल रहा है? एन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट विल टेंड टू डिस्करेज इट्स डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन। ओके, सपोज करिए कि जब इंपोर्ट ड्यूटी रॉ मटेरियल्स पे हाई होगा, तो ये काफी डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए किसी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना उस कॉम्पिटिटिव मार्केट में? अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में 10 रुपए में मिल रहा है और ये रॉ मटेरियल से ये इंपोर्ट करा रहा है, उस पर इसको ज्यादा से ज्यादा ड्यूटी देना पड़ रहा है, और उसके बाद फिर इसको ये फिनिश यस गुड्स सर। में कन्वर्ट करेगा, तो क्या इस डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के लिए क्या ये डिफिकल्ट नहीं हो जाएगा ये सिचुएशन? तो यस सर। डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन डिस्करेज होगा कि नहीं होगा?
यस क्या सर। डोमेस्टिक प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करेंगे? तो डोमेस्टिकली वो सब्सटेंस को प्रोड्यूस नहीं No, करने sir. के लिए गवर्नमेंट क्या करता है, कभी कभी उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर लगा देता है। तो फर्स्ट इज करेक्ट। अब एसोसिएटेड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, अब कोई एफडीआई है, यहाँ पे आके कोई कंपनी सेटअप किया गया है और उसको कोई रॉ मटेरियल्स इंपोर्ट कराना है और उस पर उसको ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा, तो क्या वो यहाँ पे आके उस कंपनी को सेटअप करेगी? नो सर। नहीं, एफडीआई तो हमेशा No, प्रॉफिट sir. ओरिएंटेड होता है। तो दिस इज आल्सो करेक्ट। will tend to discourage its import of finished goods as compared to raw materials। ये तो ठीक ऑपोजिट लिखा गया है ना। गलत What सर। Sir, yes, क्या sir. है? import of finished goods, ये तो ठीक ऑपोजिट दिया दे रखा है इम्पोर्ट ना, ऑफ रॉ मटेरियल्स। क्योंकि ये डिस्करेज तो नहीं करेगा ना, ये तो इनकरेज कर रहा है ये ना, encourage करेगा। ये तो इनकरेज कर रहा है ना, तो डिस्करेज के लिए तो ये ऑपोजिट हो गया। तो थर्ड इज रॉन्ग। तो ओनली ए 1 and 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, देखिए इस तरीके से अगर आप लोग कॉन्सेप्ट समझते हैं ना तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे कर लीजिएगा जो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगा। ओके, चलिए अभी तक आंसर कर दिया होता अगर आप लोगों को पता होता, अभी तक आंसर आ गया होता। Yes, sir. ओके, चलिए नॉन टैरिफ मेजर क्या होता है, बस मुझे ये समझा दीजिए नॉन टैरिफ मेजर होता क्या है। Sir, जो कोई बैरियर नहीं रखता। तो कोई बैरियर नहीं है, नहीं। नॉन टैरिफ मेजर क्या होता है, एक तरीके का पॉलिसी मेजर होता है। यस सर। पॉलिसी मेजर किस लिए होता है? तो इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करता है, इन गुड सेंस और इन बैड सेंस। यहाँ पे इससे मतलब नहीं होता है, उसके इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करता है इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी, इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस और बोथ। तो जो भी पॉलिसी मेजर्स इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करता है अदर देन ऑर्डिनरी कस्टम टैरिफ, एक तो कस्टम जब इंपोर्ट वगैरह आप करवाते हो तो ये जो कस्टम ड्यूटी लगता है ना, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराते हो तो कस्टम लगता है, तो ये तो एक ट्रेड बैरियर्स होता है। लेकिन इसके अलावा ये तो ऑर्डिनरी ट्रेड बैरियर्स है ना, कि हम कस्टम लगा देते हैं, हम इस पे ज्यादा से ज्यादा कस्टम लगा देते हैं, इस पे कम लगाते हैं, जो इंपोर्ट करवाने पे जो कस्टम ड्यूटी लगाया जाता है। इसके अलावा जो भी पॉलिसी मेकर्स यूज किया जाता है इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करने के लिए, उसके क्वांटिटी को, उसके प्राइस को इफेक्ट करने के लिए, वो सब नॉन टैरिफ मेजर्स के अंदर आता है। तो टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, फाइटोसैनिटरी रेस्ट्रिक्शंस एंड इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर। अब टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड और इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर ये दोनों तो समझ में आ रहा होगा। ये फाइटोसैनिटरी रेस्ट्रिक्शंस क्या है? यस, ये फाइटोसैनिटरी रेस्ट्रिक्शंस क्या है?
तो सैनिटरी देखिए ये नहीं, फॉर सैनिटरी नहीं, ठीक है, ये वो मेजर्स होता है ना जिसको ऐसे गुड्स पे लगाया जाता है ताकि ह्यूमन को, एनिमल्स को और प्लांट को प्रोटेक्ट किया जाए। फ्रॉम व्हाट? तो फ्रॉम पेस्ट, पेस्टिसाइड्स वगैरह जो होता है ना जो प्लांट्स पे डाला जाता है, फ्रॉम डिजीज एंड कॉन्टेमिनेशन। तो अगर इससे रिलेटेड कोई ऐसा सब्सटेंस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराया जा रहा है जो इस ह्यूमन, एनिमल्स या प्लांट पे किसी तरीके का थ्रेट होगा, तो ये कस्टम के थ्रू नहीं किया जाता, ये नॉन टैरिफ मेजर्स के थ्रू किया जाता है। तो ये भी किसके अंदर आता है? नॉन टैरिफ मेजर्स का एक पार्ट बनता है, जैसे फाइटो सैनिटरी रेस्ट्रिक्शंस। तो किसी भी तरीके से ह्यूमन, एनिमल्स और प्लांट पे अगर किसी पेस्ट पे इफेक्ट आए, किसी डिजीज से रिलेटेड कोई इफेक्ट हो सकता है या कॉन्टेमिनेशन हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराने पे, तो वो सारा प्रोडक्ट किसके अंदर आता है? फाइटो सैनिटरी प्रोडक्ट्स के अंदर क्लासिफाई होता है। तो नॉन टैरिफ मेजर्स क्या क्या हो गया? टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, फाइटो सैनिटरी रेस्ट्रिक्शंस और इंपोर्ट लाइसेंसिंग प्रोसीजर। इसका प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है। आफ्टर द इंस्पेक्शन फिर ये सब्सटेंस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है। जो भी इस गुड्स के अंदर लाई करता है ना, फाइटो सैनिटरी के अंदर लाई करता है, उसका प्रॉपर इंस्पेक्शन होता है। इंस्पेक्शन के बाद ही इस सामान का मतलब इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इंपोर्टिंग कंट्री जो होता है ना, जो कंट्री इंपोर्ट करा रहा होता है, ये सर्टेन रेगुलेशंस फ्रेम करता है रिलेटेड टू दोज प्रोडक्ट्स। एक्सपोर्टिंग कंपनी नहीं होता है, जो इंपोर्ट करा रहा होता है वो सर्टेन रेगुलेशंस फ्रेम करता है। आफ्टर दोज रेगुलेशंस ही वो उस प्रोडक्ट को अपने कंट्री में आने देता है। तो दिस इज नोन एज फाइटोसैनिटरी प्रोडक्ट्स। रिपीट प्लीज। अब क्या रिपीट करूं? फाइटोसैनिटरी अभी तो बताया। नॉन टैरिफ मेजर रिपीट करना है, क्या करना है? नॉन टैरिफ मेजर। नॉन टैरिफ मेजर, नॉन टैरिफ मेजर क्या होता है? एक तरीके का पॉलिसी मेजर होता है जो इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करता है। कि जैसे आप गुड्स को आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराते हो ना, तो उसके क्वांटिटी को कभी गवर्नमेंट चाहता है कि हमारे यहाँ ये गुड्स आए, कभी गवर्नमेंट चाहता है हमारे यहाँ ये गुड्स ना आए, कभी गवर्नमेंट चाहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करें, कभी इंपोर्ट करें। तो इन सब के लिए एक तो होता है कस्टम, जो कि ऑर्डिनरी मेजर्स होता है। इस ऑर्डिनरी मेजर्स के अलावा भी बहुत सारा मेजर्स होता है जिसके थ्रू हम इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करते हैं। तो उसी को बोलते हैं नॉन टैरिफ मेजर्स, और उसी के अंदर ये आता है टेक्निकल बैरियर्स टू ट्रेड, phytosanitary restrictions, import licensing procedure. So all of the above are non-tariff barriers. So D is the ये correct answer. टैरिफ मेजर क्यों होता है सर? अगर टैरिफ मेजर की बात करें, क्या बात करी? टैरिफ मेजर सर, नॉन टैरिफ तो आपने बताया सर। तो टैरिफ टैरिफ मेजर्स तो मेजर बता ही रहा हूँ ना। टैरिफ मेजर्स क्या होता है वही तो बता रहा हूँ। ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंस, जैसे कि यही तो बोल रहा है ना, इट इज नॉट टैरिफ, वही तो टैरिफ है ना। यही तो मैं बता रहा हूँ। सर सर ये जो फाइटो सैनिटरी है ना सर, हाँ सर अगर कोई डिजीज जिससे हमें हो जाए वो भी इसी में आते हैं? हाँ कोई फूड है उससे डिजीज अगर हो जाएगी, या एनिमल की वजह से या हाँ, प्लांट की वजह एनिमल्स के, हाँ किसी भी तरीके का, तो उसमें बहुत सारा, जैसे हम लोग जो ड्रग्स वगैरह मंगाते से, हैं जैसे ना, ये आपने अभी सब। पेस्ट का बोला था, हाँ पेस्ट का बोला था, तो ये भी उसी के अंदर आएगा। तो जैसे डिजीजेस अगर, फिर ये ओनली पेस्टिस यहाँ पे है कि ये थ्रू द वर्ल्ड सॉरी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। फाइटो सैनिटरी सर, जैसे चलो सर आगे वो सर। फ्लैश का मसला हुआ था ना जो यहाँ पे हमने किया था अमेरिका सर, वो मैंगोज का, हाँ सर वो भी इसी में आएगा? हाँ, वो भी इसी के अमेरिका ने अंदर बोला है। था कुछ ऐसे हाँ, कि वो कि किसी फ्लैश तरीके से अगर की वजह से ह्यूमन हेल्थ पे अगर इफेक्ट कर रहा है, किसी एनिमल हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है, किसी प्लांट हेल्थ पे इफेक्ट कर रहा है, तो ये सब उसी के अंदर आता है। सर। हाँ, जो आपके यहाँ डोमेस्टिकली जो प्रोड्यूस्ड होता है, जो आपके यहाँ जो डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड होता है, अगर यस आप सर। उसको किसी अदर कंट्री में एक्सपोर्ट करते हैं, तो वो उस कंट्री का रेगुलेशंस फ्रेमवर्क होता है, उसके थ्रू ये इंस्पेक्शंस के बाद ही ये फिर उस कंट्री में जाता है। तो ये जो डोमेस्टिक प्रोड्यूस्ड गुड्स होता है ना, इसके लिए साइटोसैनिटरी रिस्ट्रिक्शंस लगाया जाता है। अगर नहीं लगाया जाएगा, तो अगर किसी कंट्री को किसी कंट्री से दुश्मनी है और वहाँ पे अगर ऐसे ही वो मतलब फ्री ट्रेडिंग वगैरह ये सब होगा, तो इट कैन हार्म दैट कंट्री ना। तो ये बहुत सोच समझ के फाइटोसैनिटरी सर रेस्ट्रिक्शंस वही लगाए मैं गए। बोल रहा हूँ। यस, यस सर, यस। उनके नेचर पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। एक्सक्यूज मी सर, सर इसका आंसर क्या है सर? थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन हो रही है सर, इसका आंसर क्या है? आंसर तो तीनों हो गया ना, डी नॉट, और डी बोल रहा है ऑल ऑफ द अबव आर नॉन टैरिफ मेजर्स। इसमें सब नॉन टैरिफ मेजर्स है। पूछ रहा था कौन नहीं है, Yes. तो सारी हैं। ओके ओके सर। चलिए।
ठीक है। सैनिटरी का मतलब क्या होता है? सैनिटरी का मतलब जनरली एनिमल और ह्यूमन हेल्थ होता है, और अगर उसमें फाइटो लगा देते हैं तो उसमें प्लांट भी इंक्लूड हो जाता है, तो इसीलिए इसका नाम है फाइटो, मतलब प्लांट, और सैनिटरी मतलब ह्यूमन एंड एनिमल, तो इसमें तीनों इंक्लूड हो जाता है, यस सर, प्लांट, ह्यूमन और एनिमल। तो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है फाइटो सैनिटरी में कौन कौन से इंक्लूडेड होते हैं, यस सर, तो प्लांट, ह्यूमन और एनिमल तीनों इंक्लूड होता है। अगर आप इसको ब्रेक करेंगे तो इसका मतलब यही होता है। चलिए ठीक है, फिर हम लोग क्वालिटी क्लास में मिलते हैं, बहुत लेट हो गया आज। थैंक यू ओके, थैंक यू। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय। चलो सर, बाय।